कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के ट्रांजिएंट पैरामीटर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, और फर्स्ट ऑर्डर का रिस्पांस एक यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए किस तरह से होता है वो हमने देखा था। आज के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम। आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में टाइम कांस्टेंट एक पैरामीटर होता था जो कि सिस्टम रिस्पांस की स्पीड को कंट्रोल करता था। अगर टाइम कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में छोटा होता है तो सिस्टम फास्ट होता है, और अगर टाइम कांस्टेंट अगर बड़ा होता है, वैल्यू ज़्यादा होती है, तो सिस्टम का जो रिस्पांस होता है वो काफ़ी स्लो होता है। इसी प्रकार सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में भी ऐसे कई पैरामीटर होते हैं जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पांस को प्रभावित करते हैं। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में पैरामीटर की वैल्यूज चेंज होने पर हमें भिन्न भिन्न प्रकार के रिस्पांस प्राप्त होते हैं, जिनमें विशेषकर 4 प्रकार के रिस्पांस होते हैं। पहला होता है ओवर डैम्प्ड रिस्पांस, दूसरा है अंडर डैम्प्ड रिस्पांस, तीसरा है अनडैम्प्ड रिस्पांस, और चौथा है क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस। बारी बारी से जैसे आगे बढ़ेंगे हम इन सभी रिस्पांस के बारे में पढ़ेंगे और किस कंडीशन में ये रिस्पांस प्राप्त होते हैं उसके भी पढ़ेंगे, और इन परिस्थितियों में सिस्टम का रिस्पांस का शेप किस प्रकार होता है उसको भी देखेंगे। सो आइए शुरू करते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को। मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जो इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन, वो कुछ इस तरीके की है। GS इक्वल्स टू B होल अपॉन S स्क्वायर प्लस AS प्लस B। अगर इस सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करें ब्लॉक डायग्राम से तो कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनपुट RS है, आउटपुट CS मान के चल रहे हैं, और ब्लॉक में क्या रहता है, ट्रांसफर फंक्शन GS, जिसकी वैल्यू है B अपॉन S स्क्वायर प्लस AS प्लस B। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहीं पर। मान लीजिए कोई ट्रांसफर फंक्शन GS इक्वल्स टू 6 अपॉन S स्क्वायर प्लस 5S प्लस 6 है। ओके, इस पूरे एनालिसिस में, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के एनालिसिस में, हम लोग यूनिट स्टेप्स इनपुट के बारे में बात करेंगे। यूनिट स्टेप इनपुट के बारे में हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम भी जब डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में, उसमें भी डिस्कस किया था। तो यूनिट स्टेप रिस्पांस मींस इनपुट जो है आपका, इनपुट है RT इक्वल्स टू UT। ओके, UT को आप जानते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है अगर T की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और यही वैल्यू 0 हो जाती है अगर T की वैल्यू 0 से कम होती है। ओके, अब अगर इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं RT का, तो वो हमको मिल जाता है 1।
1/s। ओके, सो आर एस की वैल्यू हम 1/s यूज करेंगे, क्योंकि हमारा इनपुट क्या है, इनपुट एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, जो सी एस बराबर होता है सी एस इक्वल्स टू जी एस इंटू आर एस। जी एस की वैल्यू हमको दी हुई है इस एग्जाम्पल में 6/s² प्लस 5s प्लस 6। आर एस की वैल्यू कितनी आ गई, 1/s। सो सी एस इक्वल्स टू, इसको ओवरऑल सॉल्व करने के बाद हम ये लिख सकते हैं, s इसके फैक्टर हो जाएंगे s+2 और s+3। इस सिस्टम का अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें जो रिस्पांस प्राप्त होता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर, हमें जो इसका रिस्पांस प्राप्त होगा Ct इक्वल्स टू, उसका जो जनरल एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, K1 प्लस K2 इंटू e⁻³ प्लस K3 इंटू e⁻²t। ये एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा है जो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स में हमें प्राप्त होता है। तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना संभव नहीं है, इसलिए कुछ एक्सप्रेशन डायरेक्ट भी लिखेंगे। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन आगे आने वाली जनरल एक्सप्रेशन को डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है सी एस इक्वल्स टू 6/s s+2 s+3। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, a/s प्लस b/s+2 प्लस c/s+। इस पूरी एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के बाद हमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू +2 प्राप्त होती है। अब इन तीनों की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रखने पर सी एस इक्वल्स टू, ए की वैल्यू 1 है तो 1/s, बी की वैल्यू -3 है तो -3/s+2 प्लस सी की वैल्यू +2 है तो सी की जगह 2 रख देंगे और s+3। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आ जाएगा सी टी इक्वल्स टू 1/s का क्या होता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस ये 3 तो है ही, और s+2 का 1/s+2 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e⁻²t प्लस ये 2 एज इट इज लिख लिया जाएगा, और 1/s+3 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e⁻³ सो ये जो एक्सप्रेशन हमको प्राप्त हो गया है, ये एक्सप्रेशन है इस पर्टिकुलर सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम डोमेन में। हमें एस डोमेन में दिया गया था, तो इनपुट अगर यूनिट स्टेप फंक्शन हो तो हमें जो सिस्टम रिस्पॉन्स होगा वो इस तरीके का प्राप्त हो गया। अब इसको आप इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करके देखिए। जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आप देखिए K1 की जगह 1 प्राप्त हो गया, K2 इंटू e⁻³ K2 की जगह आपको 2 प्राप्त हो गया, और K3 e⁻²t ये एक्सप्रेशन K3 की जगह -3 प्राप्त हो गया। मीन्स जब आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो ये बिल्कुल इस शेप में आ गया। ओके, सो ये था ओवरऑल रिस्पॉन्स। अब इससे रिलेटेड जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो मैं कर देता हूं। अगर इस एक्सप्रेशन का s² + 5s + 6 इसके लिए अगर हम पोल्स निकालें
पोल्स जनरली डिनोमिनेटर से ही कैलकुलेट होते हैं। सो अगर हम इसके पोल्स निकालें एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6, ये पूरा ही एक्सप्रेशन लिखा जाता है जी एस इक्वल्स टू दिस। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो पोल्स जो आपके आएंगे, पोल्स विल बी -2 और -3, दो पोल आपके आ जाएंगे। अब इन दो पोल्स को आप पोलर प्लॉट में रिप्रेजेंटेशन कीजिए। पोलर प्लॉट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। ये आप जानते हैं प्लस जे ओमेगा होता है, माइनस जे ओमेगा होता है, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। इसको आप रियल एक्सिस कहते हैं, इसको आप इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। सो आपके जो दो पोल हैं वो -2 पर और -3 पर हैं, -2 पर और -3 पर है। सो ये है आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन। अब ये रिस्पॉन्स हमें जो प्राप्त हुआ है, इस रिस्पॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये रिस्पॉन्स किस तरीके से शो होगा वो भी देख लेते हैं। रिस्पॉन्स आपका CT है और टाइम x एक्सिस में, रिस्पॉन्स y एक्सिस में है। इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स हमें प्राप्त होता है। ओके, ये हल्का सा ऊपर की तरफ, हल्का सा ऊपर की तरफ मूव होता है, बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है, हल्का सा ऊपर की तरफ मूव होता है। सो ये था इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हमने पोलर प्लॉट ड्रॉ किया और रिस्पॉन्स, टाइम रिस्पॉन्स ड्रॉ किया। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम से हमें प्राप्त हुआ कि हमारे दो पोल कहाँ पर अवेलेबल हैं, रियल एक्सिस पर अवेलेबल है, लेफ्ट हाफ प्लेन में। ठीक है, तो अगर इस सिस्टम के जो पोल हैं वो रियल एक्सिस पर उपस्थित हैं, दोनों ही पोल, तो अगर किसी सिस्टम के दोनों ही पोल्स रियल एक्सिस पर उपस्थित होते हैं तो उस सिस्टम को हम कहते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ओवर डैम्प्ड सिस्टम। इसका जो रिस्पॉन्स है इसको हम कहेंगे ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। चलिए आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं और किस प्रकार के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं वो भी देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2। हमें जो GS दिया हुआ है ट्रांसफर फंक्शन वो है 9/s² प्लस 2s प्लस 9। ओके, सो RS इक्वल्स टू, हमने बताया है कि यूनिट स्टेप इनपुट लिया हुआ है तो RS की वैल्यू हमेशा 1/s रहेगी। यहां से हम CS कैलकुलेट कर सकते हैं। CS इक्वल्स टू GS इंटू RS। तो GS की वैल्यू हमको दी हुई है 9/s² प्लस 2s प्लस 9 इंटू 1/s। तो CS इक्वल्स टू 9 इसको ओवरऑल कैलकुलेट फैक्टर करके हम लिख सकते हैं s प्लस 1 प्लस √8 यहाँ जे भी होगा और s प्लस 1 माइनस j√8 मीन्स इसके जो दो पोल्स होंगे, पोल्स की जो लोकेशन है वो होगी -1 प्लस
j√8 और दूसरा पोल होगा -1 माइनस j√8। मीन्स ये जो पोल्स हैं वो क्वाड्रेंट में उपस्थित होंगे। इसका जो रिस्पॉन्स है वो कैलकुलेट अगर हम करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर तो कुछ इस तरीके का आता है। ओके, और इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाता है कुछ इस तरीके का। तो CT हमको फाइनली ये प्राप्त होता है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। तो आपको इन दो चीजों की मीन्स इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, काफी लेंदी प्रॉब्लम होते हैं, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। और अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने अच्छे से कमांड किया हुआ है तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली इसका करना क्या होता है, CS को फैक्टर कीजिए, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए और इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। इनवर्स ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई थी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर में, और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं साइन वाले फंक्शन भी और कोसाइन वाले फंक्शन का भी एग्जाम्पल आपको लेके बताया गया था। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ये जो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन हमें प्राप्त होगा। फिर आगे हमारा रिस्पॉन्स मीन्स हमारा जो उद्देश्य है मेन है रिस्पॉन्स को ड्रॉ करना, कि रिस्पॉन्स किस तरीके से प्राप्त हो रहा है वो आपको बता सकें। तो ये जो सिस्टम है इसका अगर हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करें, पोलर प्लॉट जिसमें हम पोल 0 ड्रॉ करते हैं, तो पोलर प्लॉट में हम देखेंगे अगर ये रियल एक्सिस है, नेगेटिव रियल एक्सिस, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस प्लस और इमेजिनरी एक्सिस नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पर इन दो पोलों को रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, -1 मान लीजिए आपका यहाँ पर है और √8 मान लीजिए आपका यहाँ पर है, लाइक दिस √8। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है। अब हमारा पोल कहाँ पर होगा, क्वाड्रेंट में उपस्थित होगा जहां पर ये दोनों लाइन क्रॉस करेंगे, लाइक दिस। तो हमारे जो पोल है वो ये है, दिस इज, ये जो पोल है आपका ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है -1 प्लस j√8, ये पोल है। ओके, और ये वाला जो पोल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है -1 माइनस j√8। सो इस तरीके से हम ये पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं, j ओमेगा एक्सिस और रियल एक्सिस को ड्रॉ करके। अब अगर बात की जाए कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा, रिस्पॉन्स मीन्स CT, अगर ये हमको ड्रॉ करना हुआ तो किस तरीके का रिस्पॉन्स हमें प्राप्त होगा, तो वो भी देख लेते हैं। ये आपका है टाइम, ये आपका है CT। ओके, नाउ जो रिस्पॉन्स आपको प्राप्त होगा वो कुछ इस तरीके का होता है, लाइक दिस। यहाँ पर आप यूनिट स्टेप लिए हुए हैं तो फाइनल वैल्यू 1 शो होगी। सो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हमने पोल 0 प्लॉट और टाइम रिस्पॉन्स प्लॉट ड्रॉ करके देख लिया। तो अगर किसी सिस्टम में हमारे जो पोल होते हैं वो क्वाड्रेंट होते हैं इस तरीके के, अर्थात कुछ इस फॉर्म में होते हैं, सिग्मा प्लस माइनस j ओमेगा के फॉर्म में, इस तरीके के फॉर्म में होते हैं, तो वो सिस्टम को हम कहते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ओके, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। और ये जो रिस्पॉन्स होता है इसको कहते हैं अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल 3 और 4 पहले से सॉल्व करके रखे हुए हैं हमने। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 में GS ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, GS इक्वल्स टू 9/s² प्लस 9। RS हमारा यूनिट स्टेप इनपुट है, तो RS का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो लिया गया है RT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो RS इक्वल्स टू 1/s, और CS इक्वल्स टू हम जानते हैं GS इंटू RS होता है। इस फॉर्मूले से हम CS की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और CS की वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है CS का
9/s/s²+9। तो CS को हम बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं? इसका रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने के लिए, सिस्टम का रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो सिस्टम का रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हम इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे और टी डोमेन में हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अगर आप इसका सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के बाद, फैक्टर करने के बाद, और फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर क्या करते हैं कि जो GS हमें दिया हुआ है इसका हम देखते हैं कि पोल्स कहाँ पर स्थित हैं। तो इसके पोल्स जो हैं ये कैलकुलेट किए गए हैं। पोल्स S इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? +-3i। ओके, s² + 9 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो s की दो वैल्यू आ जाएंगी, +-3i। एक आएगा 3i और एक आएगा -3i। 3i और 3j, तो हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन लेके चल रहे हैं j लेके चल रहे हैं, तो हम कहेंगे s इक्वल्स टू +3j और s इक्वल्स टू -3j। दो वैल्यू आ गई। तो इस पोल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है s प्लेन पर हमने इस प्रकार कर दिया, 3j ऊपर और -3j नीचे। तो ये जो पोल्स हैं वो सिर्फ कहाँ पर उपस्थित हैं? j एक्सिस पर पोल उपस्थित हैं। तो अगर पोल सिर्फ j एक्सिस पर उपस्थित होते हैं तो सिस्टम जो होता है वो अनडैम्प्ड होता है। तो इस स्थिति में सिस्टम क्या है? अनडैम्प्ड। और इसके रिस्पॉन्स को हम कहते हैं अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स। ये जो रिस्पॉन्स होता है इसकी विशेषता ये होती है कि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू के बीचों बीच, मीन्स ये मान लीजिए अपर लिमिट है इसकी, ये लोअर लिमिट है, इन्हीं दोनों अपर और लोअर लिमिट के बीच में ही ये अपना ऑसिलेशन करता रहता है। इस तरीके से मूव करता है। ना ये ऑसिलेशन का साइज बढ़ता है, लाइक ये ऑसिलेशन का साइज इतना बड़ा हो जाए, ना ही ये छोटा होता है ऑसिलेशन का साइज। ये ऑसिलेशन जो है ये ऐसे ही करता रहता है इसी साइज का। सो इस प्रकार के रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स। ओके स्टूडेंट, सो अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सो अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है GS इक्वल्स टू 9/s² + 6s+9। ओके, RS इक्वल्स टू एज यूजुअल 1/s हमने लिया है। प्रोसीजर वही है, CS कैलकुलेट कर लेते हैं। CS को कैलकुलेट जब ओवरऑल आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा CS इक्वल्स टू 9/s × s+3²। ठीक है, अब CS से हम सिस्टम रिस्पॉन्स निकालते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? CT इक्वल्स टू 1 - 3t e⁻³ माइनस e⁻³ ये एक्सप्रेशन आपको खुद निकालना है लाप्लास इनवर्स लेके। ओके, मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख दिया। तो इससे हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। और जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उससे हम लोग पोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 नीचे बन जाएगा s+3² s+3² पोल जब निकालेंगे तो s इक्वल्स टू -3 दो पोल आएंगे और दोनों ही पोल्स की पोजीशन एक ही बिंदु पर होगी। तो जब इन पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं s प्लेन पर तो ये देखिए j + j -j -σ+σ, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो यहाँ पर दोनों ही पोल्स को -3 से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, सो इस तरीके से इस कंडीशन में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बारी आती है रिस्पॉन्स की। तो ये CT जो रिस्पॉन्स हमें प्राप्त हुआ है, अगर इस रिस्पॉन्स को हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स हमको मिलता है। ठीक है, लाइक दिस। ये जो हमको ये लाइन दिख रही है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ठीक है, सो इस प्रकार का जो रिस्पॉन्स है उसे क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स कहते हैं। इस प्रकार के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स। और जो सिस्टम हमारा होता है इससे एसोसिएट, उसको कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो ये 4 केसेस हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में: ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड,
अनडैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड। इन चारों रिस्पॉन्स के करस्पॉन्डिंग जो भी पोल्स और जीरो की लोकेशन होती है ये हमने आज समझ ली, और इन चारों ही रिस्पॉन्स के जो शेप होता है कर्व का वो किस तरीके से होता है ये भी हमने देख लिया। आगे की क्लासेस में सेकंड ऑर्डर सिस्टम से जुड़े हुए कई ट्रांजिएंट पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।